हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसबी स्मार्ट स्टूडेंट चैनल। आज हम जनवरी 2021 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आपका ऑफिशियल पेपर है जो आपका जनवरी 2021 में पेपर हुआ था। ठीक है, इसके पहले हमने 2024 का दोनों पेपर जुलाई और जनवरी का दोनों पेपर हमने सॉल्व किया। उसके बाद 2018 का सॉल्व किया, 2019 का सॉल्व किया। आज हम 2021 का पेपर सेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसा कि आपको पता ही होगा 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सीटेट में, वो चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो आपका। ठीक है, और 150 ही आपको मिनट मिलेंगे, मतलब 2.5 घंटा ही आपको समय मिलेगा। वो बातें यहाँ पे लिखी होती हैं। ठीक है, और पेपर जो होते हैं 5 ही पेपर आपके पेपर फर्स्ट में होते हैं और सेकंड में होते हैं। बस पेपर फर्स्ट में क्या होता है, पेपर 1 में क्या होता है, इसमें पर्यावरण अध्ययन होता है। पेपर 2 में पर्यावरण आपका नहीं आता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, आप जिस भी साइड से होंगे, मतलब आर्ट से होंगे या फिर मैथ्स से होंगे, तो वही आपका 60 नंबर मैथ और साइंस आ जाता है। और अगर आप आर्ट्स के हैं तो 60 नंबर आपकी सोशल साइंस आ जाती है। ये पेपर 2 वालों का है। ठीक है, तो पेपर 1 और पेपर 2, जैसा कि बीएड वाले जो है वो पेपर 1 अब अलाउ नहीं है, और पेपर 2 और जो डीएलएड वाले हैं वो दोनों पेपर दे सकते हैं। लेकिन जो सीडीपी, जो बाल विकास है आपका, और ये लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, ये जो 90 नंबर है, ये पेपर 1 और पेपर 2 के लिए एकदम कोई भी चेंजेस नहीं है, बिल्कुल भी सेम है। ठीक है, आपको अलग अलग नहीं पढ़ना है अगर आप दोनों पेपर देने चाह रहे हो। आपने सिलेबस भी देखा होगा, जो ऑफिशियल आता है वो एकदम चेंज नहीं होता। पेपर 1 और पेपर 2 वालों के लिए सीडीपी सेम होती है, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड भी सेम होती है। ठीक है, ये कोई भी चेंजेस नहीं है, तो इसको पेपर 1 या 2 कोई भी देख सकता है। ठीक है, क्लास को करेंगे हम स्टार्ट। बाकी सारी बातें हमने आपको दूसरी क्लासेस में बताई हैं जो पेपर में ध्यान देने योग्य होती हैं। ठीक है, क्लास को करेंगे स्टार्ट। हम पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए, आपको साथ में ये भी आपको समझ में आएगा कि जो टैग वर्ड होते हैं, जैसे कि आप क्लासेस देखते हो, कोई पॉजिटिव वर्ड और निगेटिव वर्ड जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, टैग वर्ड। तो केवल टैग वर्ड आपको क्वेश्चन में नहीं देखना होता है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये भी ध्यान देना होता है, खासकर सीटेट में क्वेश्चन में नहीं वर्ड भी लगा होता है, तो वो वर्ड हमें ध्यान में देखना होता है। ऐसा नहीं जो चीज़ें यंत्रवत दे रखी हैं या जहाँ बच्चा निष्क्रिय है डायरेक्ट उसको आंसर करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को हमें ध्यान से पढ़ना होता है, तो टैग वर्ड के साथ साथ आपको क्वेश्चन भी समझना होता है। तो आप ये देखा करें, आप हमारे साथ देखिए, क्वेश्चन को स्टार्ट करने के पहले ही हम आपको ये बता रहे हैं कि जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखिए हम कैसे ऑप्शन को गलत कर रहे हैं, वो चीज़ें आप समझिए। ठीक है, कि कैसे टीचर गलत करा, तो हम साथ में आपको टैग वर्ड भी बताते हैं। ठीक है, क्लास को फिलहाल करेंगे स्टार्ट। पहला क्वेश्चन पढ़िएगा और इसका आंसर भी साथ में करते चलिएगा, और हमें ये बताइएगा कि आपके कितने नंबर आए हैं 30 में से। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं है। पिता का यह कथन क्या दर्शाता है, आपको ये बताना है। अब देखिए, एक खेल होता है, उसमें चोट लगने के दौरान जो है रोहन को वो चोट लग जाती है। ठीक है, उसके पिता ने उसको कहा, रोहन तुम तो लड़के हो, तुम लड़कियों की तरह क्यों रोते हो। मतलब यहाँ क्या हो रहा है कि लड़कों के आंखों में आंसू नहीं होते क्या, वो रो नहीं सकते क्या, है? ऐसा कुछ नहीं होता ना, बस वो है, वो दिखाते हैं लड़कियों के थोड़ी जल्दी आंसू आ जाता है, ऐसा कुछ है हमारे ह्यूमन नेचर जो भी है ना। लड़के आपको देखा होगा इतनी जल्दी नहीं रोते, लड़कियां थोड़ा जल्दी रो देती हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि लड़के की आंखों में आंख ही नहीं, मतलब आंसू नहीं है, पानी नहीं उनकी आंख में। तो ये बातें क्या हो जाएंगी, ये लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाएगा। क्यों? देखिए, रूढ़िवादिता क्या होती है, जो चीजें पहले से चली आ रही है वो आप उसी को मान लो। जैसे कि महिला घर में रहेंगी, पुरुष बाहर रहेंगे, महिला खाना बनाती है और पुरुष बाहर जो है काम करते हैं, ये चीजें रूढ़िवादिता हैं। जो चीजें पहले से आ रही है उसी को मान लेते हैं। ठीक है, लैंगिक इसमें लग गया है। लैंगिक मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि लड़कियों की तरह तुम क्यों रोते हो, रोहन को कहा जा रहा है ना। देखिए, क्वेश्चन को समझिए, ऐसे हम आपको डायरेक्ट आंसर भी करा सकते हैं अगर आप क्वेश्चन को समझोगे। बेसिक बात है, टाइम तो लगेगा, लेकिन अगर आप समझ के 5 सेट भी लगा रहे हो वो ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय कि अगर आप 10 सेट केवल आंसर करते चल रहे हो, है ना। तो 10 सेट लगाने से बेहतर है कि आप 5 सेट ही लगाओ और क्वेश्चन को समझो, तो वो आपके लिए पॉजिटिव बात होगी। ये नहीं कि 10 सेट लगा के बस आंसर क्या है जल्दी जल्दी करेक्ट करते चलो। अगर आप चीज़ों को समझोगे ना, तो 2 सेट के बजाय अगर एक दिन में 1 सेट लगा रहे हो तो वो चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। ठीक है, तो ये चीजें क्या, देखिए उसके पिता ने, रोहन के पिता ने कहा कि आप लड़कियों की तरह क्यों रोते हो, लड़के रोते नहीं है। तो ये चीजें लैंगिक रूढ़िवादिता को यहाँ पे दर्शा रहा है। ठीक है, इसका फर्स्ट ही आंसर होगा। सेकंड में देखिए क्या कहा जा रहा है, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है। तो यहाँ चुनौती नहीं दे रहा है भाई, यहाँ तो ये कहा जा रहा है कि लड़कियों की तरह क्यों रोते हो,
तो यहाँ लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाया जा रहा है। थर्ड में कहा जा रहा है लैंगिक भेदभाव को कम कर रहा है। तो यहाँ तो भेदभाव हो रहा है ना, भेदभाव कम कैसे करेगा, यहाँ भेदभाव हो रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा। देखिए भेदभाव को कम यूं करता, इसका दूसरा एग्जाम्पल देखिए। यहाँ तो भेदभाव क्या होता है, देखिए बायसनेस क्या होता है, किसी एक तरफ आपका झुकाव हो, या आप लड़कियों की तरफ आप झुकाव किए हो या लड़कों की तरफ टीचर जैसे झुकाव किया होता है, तो उसको ये नहीं करना होता, बायसनेस नहीं करना होता, ठीक है। तो बायसनेस यही होता है कि किसी एक तरफ आप झुकाव करोगे, तो लैंगिक भेदभाव को कम करता है। यहाँ फोर्थ में कहा जा रहा है लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। तो यहाँ कहाँ भाई इक्वलिटी कहाँ हो रही है, अगर इक्वलिटी होती तो ये थोड़ी ना कहते कि लड़कियों की तरह क्यों रह रहे हो, तब तो ये बातें होती ना, दोनों रो सकते हो ना समान। तो यहाँ पे तो समानता दिखाई नहीं जा रही है, इसलिए फोर्थ आपका गलत हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, एक प्रगतिशील कक्षा में आपको बताना है, ठीक है। प्रगतिशील कक्षा क्या होती है, जो बाल केंद्रित शिक्षा हो, ठीक है, जो बालक के हित में हो, जो लर्निंग बाय डूइंग पे महत्व देता हो ना, जहाँ करके सीखना हो, जहाँ बच्चे के हित में बातें हो, जहाँ बच्चा सक्रिय हो, ये सारा आपका प्रगतिशील कक्षा में आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन को पढ़ेंगे, देखेंगे कहाँ बच्चे के हित में आंसर। देखिए ज्यादातर आंसर जो है सीटेट के वही करेक्ट होते हैं जहाँ बच्चे के हित में बात होती है, जहाँ बच्चा सक्रिय होता है, जहाँ बच्चा करके सीख रहा होता है, जहाँ बच्चा समस्या समाधान कर रहा होता है ना, ये सारी बातें जिस ऑप्शन में होती है वही आपका करेक्ट होता है। फर्स्ट ऑप्शन पढ़ेंगे, अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है अटल, तो अटल पाठ्यक्रम मतलब फिक्स्ड पाठ्यक्रम का यूज करना चाहिए, वही आपकी प्रगतिशील कक्षा होगी। ये बात तो एकदम से गलत हो जाएगी। तो देखिए इसमें टैग वर्ड क्या बन गया, ये जो अटल पाठ्यक्रम हो गया यही आपका टैग वर्ड बन गया, ठीक है। तो ये बातें तो गलत हो जाएंगी। केवल पाठ्यक्रम पर ही फिक्स रहो, जो चीजें पाठ्यक्रम है केवल वही चीजें एकदम सेम टू सेम पढ़ाते चलो, मतलब फिक्स्ड रहो उसी पे, तो ये बात तो गलत हो जाएगी। तो बच्चा कैसे सीखेगा, क्रिएटिव बच्चा कैसे होगा। सेकंड में कहा जा रहा है विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। भाई बच्चे की जान लोगे क्या, बच्चे की जान लोगे। प्रतिस्पर्धा क्या है, कंपटीशन करवाना, जैसे कि क्लासेस में टेस्ट होता है, तो ये बच्चा देखिए अच्छा आया, तो ये कंपटीशन को हमें महत्व नहीं देना, ठीक है, इसको महत्व नहीं देता है। ये यहाँ पे टैग वर्ड आपका बन रहा है प्रतिस्पर्धा, ठीक है, ये आपका टैग वर्ड बन रहा है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये निगेटिव टैग वर्ड है, ठीक है। अब देखिए थर्ड में कहा जा रहा है ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, ये बात आपकी करेक्ट हो जाएगी, यही आपका प्रगतिशील का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। प्रगतिशील यहीं पे होगा, बच्चा ज्ञान की संरचना के लिए उसके अनेक मौके दी, ठीक है, कई मौके अगर हम प्रदान करेंगे तो बच्चा वहां क्या होगा, क्रिएटिव होगा। तो इसका आंसर होगा थर्ड। यहाँ पे टैग वर्ड आपका बन रहा है प्रचुर मौके, अनेक मौके उसको देंगे हम, ठीक है। तब बच्चा देखिए यहाँ पे देखिए अपॉर्चुनिटीज, ये जो वर्ड है ना ये बहुत पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। प्रचुर मौके बच्चे को देने चाहिए, ठीक है, तब बच्चा कंस्ट्रक्ट करेगा, ठीक है, नॉलेज को। फोर्थ में कहा जा रहा है विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए, मतलब बच्चे को लेवल, यहाँ पे लेवल करना चाहिए। देखिए लेवल कहा जाए ना, मतलब कि आपका अंक अच्छा है, आप 90% वाले हो, 80% वाले हो, 30% वाले हो, 50% वाले हो, तो ये हमें नामांकित नहीं करना है, ठीक है। तो ये बात भी आपकी गलत हो जाएगी, तो आंसर इसका थर्ड है, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, उम्मीद है आपको समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या क्यों कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या है, ये आपको बताना है। देखिए एक गतिविधि है, ठीक है, गतिविधि कोई भी हो रही है, तो छात्रों को संघर्ष करते टाइम पे अध्यापिका देखती है और उसको मतलब संकेत, मतलब उसको हेल्प करती है, मतलब जिसे वाइगोत्स्की के, आपने वाइगोत्स्की की थ्योरी पढ़ी होगी, हमने भी पढ़ाया हुआ है, अगर आपने प्लेलिस्ट चेकआउट किया होगा, पढ़ा होगा, तब आपको चीजें और बेहतर समझ में आएंगी। तो अगर लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, तो लेव वाइगोत्स्की किसके बारे में बात करते हैं, वो सहायता को क्या बोलते हैं, पाड़ बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग बोलते हैं ना, जिसे जैसे आप साइकिल चलाना नहीं जानते हो, चला लेते हो, थोड़ी सी अगर आपको हेल्प मिल जाएगी तो आप चला लोगे। जैसे आप सीटेट पास आउट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिल जाएगी, कहीं भी आप अटक रहे हो, टीचर थोड़ी सी भी आपको टेम्परेरी हेल्प दे देगा, वही आपकी क्या होती है, इसका फोल्डिंग होती है, ठीक है। तो जब बच्चा जो है वो संघर्ष कर रहा होगा, तो टीचर जब उसको थोड़ी सी भी हेल्प दे देगी, तो वही क्या होती है, आपकी स्कैप फोल्डिंग होती है। स्कैप फोल्डिंग की बात सेकंड ऑप्शन में कही जा रही है, जिसे आप पाढ़ बोलते हो, मचान बोलते हो, हिंदी में कुछ भी दे सकता है, लेकिन इंग्लिश में आपको स्कैप फोल्डिंग ही मिलेगा, तो वही आपका करेक्ट आंसर होगा। वाइगोत्स्की आपके स्कैप फोल्डिंग की बात करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में कहा जा रहा है बच्चों को अधिगम के लिए
निष्प्रेरित करेगी, तो निष्प्रेरित वर्ड तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये निष्प्रेरित नहीं कर रही है, उसको हेल्प कर रही है, ठीक है। सेकंड में कहा जा रहा है अधिगम के लिए बाढ़ आधारभूत संरचना का काम करेगी, बिल्कुल ये भी यही आपका करेक्ट आंसर होगा। मतलब इसका फोल्डिंग मतलब हेल्प होता है, टेम्परेरी हेल्प होता है, ठीक है। थर्ड में कहा जा रहा है कि छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। छात्रों की अधिगम प्रिय अर्थहीन होगी, तो अर्थहीन नहीं होगी भाई, ये भी आपका गलत हो जाएगा। आंसर होगा सेकंड आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है, ठीक है। कौन सा कथन सही है आपको बताना है बच्चों के समाजीकरण में। देखिए समाजीकरण चैप्टर से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है आपको। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मतलब पीवाईक्यू करने से बहुत हेल्प मिलती है, खासकर सीटेट में। वैसे तो कोई भी एग्जाम दे रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो हमें ये पता चलता है ना क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, लेवल क्या होता है ना, उसका स्तर कैसा होता है, ये सारी चीजें हमको पता चलती हैं। लेकिन खासकर सीटेट में क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। अगर आपने 5 सेट भी सीटेट का लगाया होगा, हमारे साथ भी अगर आपने 5 सेट सीडीपी का लगा लिया होगा, तब आपको ये पता चल रहा होगा हाँ क्वेश्चन कितने रिपीट होते हैं। समाजीकरण से वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, प्याजे वाइगोत्स्की कोहलबर्ग वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। समावेशी शिक्षा ये सारे फिक्स्ड हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाने हैं, चाहे आप पेपर 2 दे रहे हो या पेपर 1 दे रहे हो, ठीक है। अब देखिए समाजीकरण क्या होता है। समाजीकरण दो प्रकार का होता है, एक आपका होता है प्राथमिक और एक आपका होता है गौड़, जिसे आप सेकेंडरी कहते हो, ठीक है। द्वितीयक, एक प्राथमिक होता है एक द्वितीयक होता है, ठीक है। एक प्राथमिक कारक होता है एक द्वितीयक कारक होता है। प्राथमिक कारक में क्या होता है आपका, प्राथमिक कारक में आपका परिवार आ जाएगा, द्वितीयक कारक में आपका कुछ भी आ सकता है, या आप मीडिया आ गया या आपका विद्यालय आ गया। देखिए प्राथमिक कारक में आपको जहां भी परिवार मिलेगा ना, परिवार हमेशा प्राथमिक कारक होता है, ठीक है। समाजीकरण का परिवार प्राथमिक कारण क्यों होता है, जब आप जन्म लेते हो तो पहले परिवार में ही आते हो, छोटा ग्रुप होता है वही समाजीकरण का, वहीं आप सबसे पहले कुछ भी सीखते हो तो परिवार में ही सीखते हो, उसके बाद आप विद्यालय जाते हो या बाहर मीडिया कुछ भी कहीं से भी सीखते हो, या आपका पड़ोसी भी हो गया। पड़ोसी वर्ड जो है अगर परिवार के साथ आएगा तो वो प्राथमिक हो जाएगा, ठीक है। और पड़ोसी वर्ड अगर वो विद्यालय के साथ आएगा, पड़ोसी नेबरहुड, तो वो आपका द्वितीयक हो जाएगा। लेकिन आपको अगर यही केवल पता है कि परिवार आपका प्राथमिक होता है, तब भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हम समझेंगे और ऑप्शन को करेक्ट करेंगे, जो चीजें हमने समझाई हैं बस अगर आपने उतना भी समझा होगा तभी आप आंसर कर पाओगे। फर्स्ट ऑप्शन में कहा जा रहा है विद्यालय समाजीकरण का द्वितीयक कारक है, अभी हमने आपको बताया द्वितीयक कारक है आपका विद्यालय, ठीक है। और परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। सही बात है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, फर्स्ट ही इसका आंसर होगा। फिर भी हम ऑप्शन को पढ़ेंगे और देखेंगे, ठीक है। सेकंड में क्या कहा जा रहा है, विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। भाई विद्यालय प्राथमिक कारक थोड़ी ना होगा, विद्यालय तो आपका क्या है, विद्यालय तो आपका सेकेंडरी है ना, द्वितीयक कारक है। और समकक्षी समाजीकरण के द्वितीयक कारक है, ये बात भी आपकी गलत हो जाएगी। पहले ही आपने पढ़ लिया कि विद्यालय समाजीकरण का प्राथमिक दिया हुआ है, तो प्राथमिक नहीं द्वितीयक होता है। उसके बाद हम जाएंगे थर्ड ऑप्शन पे, समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है। परिवार आपका द्वितीयक नहीं होगा, इसके साथ ही थर्ड ऑप्शन गलत होगा। फोर्थ में कहा जा रहा है कि परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीयक कारक है। परिवार द्वितीयक कारक नहीं है, हमने आपको यही बताया, परिवार आपका प्राथमिक कारक होता है, बस, ठीक है। आपको इतना समझना है, परिवार प्राथमिक कारक है और विद्यालय आपका जो होता है वो द्वितीयक कारक हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, बहुबुद्धि से क्वेश्चन पूछा गया। बहुबुद्धि जिसे हॉवर्ड गार्डनर ने बताया हुआ है, बहुबुद्धि सिद्धांत जोर देता है, आपको ये बताना है, ठीक है। बहुबुद्धि का सिद्धांत किस पर जोर देता है आपको बताना है। ऑप्शन को पढ़िएगा, बहुबुद्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापा जा सकता है, ये तो बिल्कुल गलत है। मतलब केवल वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव टेस्ट के द्वारा ही मापा जा सकता है कि आप में किस प्रकार की बुद्धि है, तो ये बात तो गलत हो सकती है ना। केवल एमसीक्यू से ही मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही हम आपका टेस्ट कर लेंगे कि आप में किस तरह की बुद्धि है, ये बात गलत हो जाएगी। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है, ये भी गलत बात है। मतलब एक आयाम में अगर मतलब किसी एक चीज में आप इंटेलिजेंट हो, आप जैसा टीचर हो, तो ये जरूरी नहीं है कि आप इंजीनियर बन सकते हो, और किसी फील्ड में आप अच्छे हो ये जरूरी नहीं है ना। ये बात तो गलत हो जाएगी कि एक आयाम में बुद्धिमत्ता है आपकी तो अन्य सभी आयामों में आपकी बुद्धिमत्ता निर्धारित करेगी,
ये बात भी गलत हो जाएगी, ठीक है। थर्ड में कहा जा रहा है बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, यही आपका करेक्ट आंसर है। हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि बताई हुई है, जिसमें आपने इंटरपर्सनल या इंट्रापर्सनल, है ना, ये बुद्धि, कई प्रकार की बुद्धि पढ़ी हुई है, जिसे स्थान के बारे में अलग होता है, जिसे नेचर के बारे में ध्यान होता है, जिसे, ठीक है, ये सारी बुद्धि आपने, जिसे 8 प्रकार की बुद्धि हार्वर्ड गार्डनर ने दी हुई है, आपने पढ़ी होगी। तो ये बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ में कहा जा रहा है बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती, ये बात भी गलत हो जाएगी भाई। मतलब बुद्धिमत्ता में कोई भी व्यक्तिगत विभिन्नता नहीं, सब एक ही तरह की बुद्धिमत्ता सबके अंदर पाई जाती है, ये बात भी गलत हो जाएगी ना। सारी बातें इसी में घुमा फिरा कर ये सारी बातें एक ही कही गई हैं, ठीक है। लेकिन जो थर्ड है यही इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, लॉरेंस कोहलबर्ग से क्वेश्चन, प्याजे वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग से क्वेश्चन पूछे ही जाने हैं, चाहे आप जिस सन में सीटेट का एग्जाम दो, ठीक है। 2011 से 2024 तक के आपके एग्जाम हुए हैं सीटेट में, हर सेट में आपको प्याजे वाइगोत्स्की कोहलबर्ग जरूर मिले होंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक, क्योंकि लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत ही दिया है, इस वजह से मेरे मुंह से निकल गया नैतिक, ठीक है, इसमें नैतिक नहीं लिखा हुआ है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है, आपको बताना है। देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग ने 3 लेवल दिए हुए हैं, ठीक है, लेवल भी यहाँ पे दिया हुआ है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है। 3 लेवल दिया हुआ है और हर लेवल में 2 स्टेजेस हैं, मतलब 3 लेवल और 6 चरण दिए हुए हैं कोहलबर्ग ने, ठीक है। तो कोहलबर्ग ने किसका सिद्धांत भी दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका नैतिक विकास का सिद्धांत दिया हुआ है, जिसमें 3 चरण हैं और 6 स्टेजेस, मतलब 6 अवस्था है, ठीक है। तो इसमें आपको ये बताना है कि कौन से चरण में ये बातें कही जाती हैं कि किसी कार्य को इसलिए करना चाहिए क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, मतलब हम पढ़ाई करेंगे क्योंकि हमारे माता पिता चाहते हैं, किसी दूसरे के लिए स्वीकृति है इसीलिए हम किसी कार्य को करेंगे, तो ये बात तो अच्छी नहीं है। फिलहाल ये आपकी तीसरी स्टेज है और लेवल आपका दूसरा है, ठीक है। दूसरे लेवल में ये बात कही जाती है जो आपकी प्रथागत है, ठीक है। अगर ये सारी बातें आपको इंग्लिश में पता होंगी तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हिंदी में बहुत सारे वर्ड हो जाते हैं तो पहचानना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। तो जो सेकंड लेवल है आपका कन्वेंशनल में ये कहा जाता है, जैसे अच्छा, किसी दूसरे के लिए अच्छा बनना, हम आप सीटेट पास आउट करना चाहते हो क्योंकि दूसरा कोई चाहता है, ठीक है। तो ये दूसरे के, तो ये आपका कन्वेंशनल में आएगा, प्रथागत में आएगा, सेकंड इसका आंसर होगा, दूसरा लेवल है आपका ये, ठीक है। ये पहला लेवल होता है, ये दूसरा, ये तीसरा लेवल होता है, और हर लेवल में 2 स्टेजेस होते हैं, ठीक है। और ये फॉर्मल होता है, ये आपका है नहीं, ठीक है। अमूर्त संक्रियात्मक ये आपके प्याजे दिए हुए हैं, कोहलबर्ग का इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लेव वाइगोत्स्की से दोबारा से क्वेश्चन आपका। अब देखिए, लेव वाइगोत्स्की आगे, जीन प्याजे आगे, कोहलबर्ग से क्वेश्चन आपने किया, तो ये तीनों जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्लास हमें लेनी है तीनों की, बहुत जल्द आएगी, और आपकी सीडीपी की मैराथन क्लास भी आएगी, ठीक है, बहुत जल्द आने वाली है, देखिएगा। 7 में क्या कहा जा रहा है, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है, ये आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए, लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत जो होता है वो सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम के डैश के महत्व पर जोर देना है। अगर आपको ये भी पता होगा कि लेव वाइगोत्स्की ने किसका सिद्धांत दिया हुआ है, तो लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य इसमें दिया ही हुआ है, इसी का सिद्धांत दिया हुआ है। तो किसको जो है अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देते हैं, तो इन्होंने देखे 3 सिद्धांत दिए, SCL आपको याद होगा, सोशल, कल्चर और लैंग्वेज, मतलब समाज, संस्कृति और भाषा, ये 3 चीजों को महत्व देते हैं लेव वाइगोत्स्की, ठीक है, समाज, संस्कृति और भाषा। तो देखिए, इसमें संस्कृति के बारे में कहीं कहा जा रहा है, तो फर्स्ट ही ऑप्शन में कहा जा रहा है सांस्कृतिक उपकरण, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी इन्होंने कहीं गुणारोपण या अभिप्रेरणा या संतुलीकरण, ये सारी बातें कहीं की है नहीं, हमने अभी बताया, बस 3 वर्ड से इसका आंसर आ गया कि ये समाज, संस्कृति और भाषा को महत्व देते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, इसका आंसर होगा, बाकी ये सारे ऑप्शन आपके हो जाएंगे गलत। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, ये प्याजे से क्वेश्चन पूछा गया, जीन प्याजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं, ये आपको बताना है। जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया हुआ है, उसमें संज्ञानात्मक संरचनाओं को किसके रूप में ये वर्णित करते हैं, आपको ये बताना है। देखिए, जीन प्याजे जो है, जो आपकी चीज में, जो कि ये आपका दिमाग है, दिमाग में आपके जो भी चीजें सेट है, जैसे कि आपके दिमाग में ये सेट है कि एसबी स्मार्ट स्टूडेंट एक चैनल है, आपको लोगो पता होगा एसबी स्मार्ट स्टूडेंट चैनल का, है ना।
लोगो पता होगा। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में सेट है, कहीं भी आप देखेंगे तो कहेंगे ये SB स्मार्ट स्टूडेंट चैनल है, इस पर मैम पढ़ाती है, CDP पढ़ाती है, हिंदी पढ़ाती है, साइंस भी पढ़ाती हैं, ये सारी चीज़ें मैम पढ़ाती है। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में पहले से सेट होंगी। या कोई भी चीज़ आपने देखा, आपके सामने टेबल रखी हुई है, तो आपके दिमाग में ये चीज़ें आ जाए, उसको जैसे देखोगे ये टेबल है, कहीं भी चाकू रखी होगी ये चाकू है, तो चाकू का जो दिमाग में आपके कॉन्सेप्ट बना हुआ है, तो वही जो चीज़ें दिमाग में आपकी बनी होती है उसको प्याजे क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। ठीक है, प्याजे इसको स्कीमा कहते हैं। तो वही आपको बताना था कि संज्ञानात्मक संरचनाओं को प्याजे किसके रूप में वर्णित करते हैं, तो वो स्कीमा के रूप में वर्णित करते हैं। तो इसका आंसर होगा 4th। समझ में आई बात। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, दोबारा से जीन प्याजे का क्वेश्चन। अब देखिए, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है, यह आपको बताना है। देखिए, संज्ञानात्मक विकास जीन प्याजे ने दिया हुआ है, यह आपको पता चला। अब संज्ञानात्मक अवस्था, देखिए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जीन प्याजे ने 4 चरण दिए हुए हैं। ठीक है, SPCF ऐसे आप याद कर सकते हो। देखिए SPC और F। ठीक है, इसका मतलब कैसे हुआ, सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और फॉर्मल, ये 4 स्टेजेस हैं। संवेदी पेशीय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये 4 अवस्थाएं हैं। ठीक है, इन्होंने दिया हुआ है। अब इसमें इन्होंने पूछा हुआ है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल में, मतलब ये सेकंड स्टेज जो आपकी है, ये सेकंड, इसमें इन्होंने पूछा हुआ है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है, ये आपको बताना है। हमने प्याजे का सिद्धांत एकदम बेहतरीन तरीके से समझाया हुआ है, एक बार जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा, उसके बाद क्वेश्चन करिएगा, फिर नहीं आएगा तब बताइएगा आप। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स भी यही रहेगा, हमारा वीडियो भी यही रहेगा, आप वीडियो पे आके कमेंट कर सकते हो। ठीक है, एकदम से आप आजाद है उसके लिए, कमेंट करने के लिए। जो चीज़ें आपके समझ में नहीं आ रही है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसीलिए कमेंट बॉक्स होता है। ठीक है, समझ आ रही है, अच्छी लग रही है, नहीं अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है तो लाइक कर सकते हो, है ना। लाइक करने से हमें ये पता चलता है कि हाँ स्टूडेंट्स को क्लास पसंद आ रही है, तो टीचर मोटिवेटेड होता है, डेली क्लास लेता है। लेकिन यही उसको मोटिवेशन नहीं मिलता है कि टीचर स्टूडेंट्स कोई पढ़ ही नहीं रहा, उसको वीडियो पसंद ही नहीं आ रही होगी, है ना। बस लाइक करने से यही होता है, बाकी हमें कुछ नहीं मिलता। ठीक है, तो देखिए आपको ये बताना है कि प्री कन्वेंशनल पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सा गुण होता है, ये आपको बताना है। देखिए अमूर्त सोच, तो यही आपकी स्टेजेस हो गई, ये आपका अमूर्त होता है। तो अमूर्त मतलब जो चीज़ें आपको दिखाई नहीं देती उसके बारे में सोचना। ठीक है, जैसे पेन आपके सामने नहीं है तो पेन के बारे में आप सोच रहे हो। ठीक है, कोई भी चीज़ हो जो चीज़ें आपको दिखाई नहीं देती वही आपका अमूर्त होता है। तो अमूर्त सोच का विकास ये 4थी स्टेज में आएगा, ये सेकंड में नहीं आएगा, इसलिए फर्स्ट आपका गलत हो जाएगा। सेकंड में कहा जा रहा है विचार सोच में केंद्रीकरण, बिल्कुल यही इसका आंसर होगा, ये आपका प्री कन्वेंशनल में होता है। देखिए सोच का एक केंद्रीकरण से क्वेश्चन आता है बहुत बार, और एक आता है सोच में विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण कब होता है, जब जैसे आप ये सोच सकते हो कि पानी बर्फ बन सकता है और बर्फ पानी बन सकता है, तो ये सोच आपके अंदर डेवलप हो जाती है, तब आपका ये आ जाता है, कंक्रीट में आ जाता है। लेकिन जब ये सोच आपके अंदर नहीं होती है, मतलब पानी बर्फ एक बार बन सकता है और बर्फ अगेन से पानी बन सकता है, ये सोच आपके अंदर नहीं होती है, तब होता है सोच का केंद्रीकरण। मतलब केवल एक सोच में, मतलब पेन का केवल एक ही काम है कि केवल पेन लिख सकते हो, उसका दूसरा कोई काम नहीं है। पेन के बहुत सारे काम हो सकते हैं, पेन आप अपनी जेब में लगा सकते हो, पेन के देखिए बहुत लोग बालों में लगा लेते हैं, तो ये क्या है, ये विकेंद्रीकरण है। लेकिन जब केंद्रीकरण मतलब पेन का काम केवल लिखना ही है, मतलब केंद्रीकरण है सोच का, तो वो आपका प्री कन्वेंशनल में आएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आएगा, इसलिए यहाँ सेकंड आंसर हो जाएगा। बाकी थर्ड में कहा जा रहा है परिकल्पित निगमनात्मक सोच, तो ये आपका फोर्थ में आएगा। ठीक है, और फोर्थ में कहा जा रहा है संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता, ये आपका कंक्रीट में आएगा, तीसरी अवस्था में आएगा, तो ये भी नहीं होगा, आंसर इसका हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। ठीक है, विकास के संदर्भ में आपको ये बताना है कि कौन सा कथन सही है। फर्स्ट ऑप्शन है विकास की दर। विकास क्या होता है, जन्म से गर्भ तक आपका डेली कुछ ना कुछ विकास होता ही रहता है, तो उसी के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। फर्स्ट ऑप्शन है विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, ये बात तो गलत हो जाएगी। दर क्या होती है, रेट सबका अलग होता है। ठीक है, इंडिया में जो बच्चा रह रहा है या जो बच्चा अमीर है या जो बच्चा गरीब है, उसका विकास अलग अलग तरीके से होता है। आपके पास 10 चप्पल होंगे, लेकिन कोई बच्चा गरीब होगा, उसके पास कोई चप्पल नहीं होगी, वो रोड पे टहल रहा होगा, गुब्बारे बेच रहा होगा, 1-2 पैसे शाम का खाना खाने के लिए। आपके पास दोनों टाइम आपको खाना मिल रहा है, तब भी आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो दुनिया में बहुत तरीके के बच्चे हैं, सबका दर जो है, रेट वो है अलग अलग होता है ना, किसी का विकास
सबका अलग अलग होता है। किसी के देखिए विकास दर जो है कोई जो है 9 महीने में चलना सीख जाता है, कोई 2 साल में नहीं चल पाता, कोई बोलना जल्दी सीख जाता है, कोई लेट में सीखना है, तो सबकी दर अलग अलग होती है। ये बात गलत हो जाएगी। यहाँ कहा जा रहा है समान होती है, तो समान नहीं होती है। सेकंड में कहा जा रहा है विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होते हैं, मतलब और कहीं विकास नहीं होता, केवल विद्यालय में ही विकास होता है, ये बात भी गलत हो जाएगी। थर्ड में क्या कहा जा रहा है, थर्ड में कहा जा रहा है विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, उसके पहले और बाद में विकास नहीं होता, केवल बाल्यावस्था में ही विकास होता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है विकास बहुआयामी होता है, यह इसका करेक्ट आंसर होगा। विकास बहुआयामी होता है ना, विकास के पक्ष हैं, आपने 4 पक्ष पढ़े होंगे, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशन, ये चारों पक्ष आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, है ना। अगर आप इमोशनली ठीक नहीं हो तो हो सकता है आप ठीक से पढ़ाई नहीं कर सकते हो, तो चारों पक्ष जो होते हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, तो विकास बहुआयामी होता है, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है, ये आपको आंसर करना है। वैसे ये आंसर डायरेक्ट प्याजे से ही पूछा जा रहा है, लेकिन कैसे प्याजे से पूछा जा रहा है चीजों को समझिएगा। कहा जा रहा है कि जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। देखिए क्रम में बताना है, जन्म से बच्चा कैसे सीखता है किशोरावस्था तक का, तो देखिए जब जन्म में बच्चा छोटा होता है तो वो सांवेदिक मतलब सेंसेस, अपने जो 5 सेंसेस है ना उससे सीखता है, आँख कान नाक त्वचा जीभ, इससे बच्चा सीखता है। बच्चा पहले सेंसेस से सीखता है। वैसे भी आपने प्याजे में पढ़ा होगा, जो पहली स्टेज है आपकी सेंसरी मोटर स्टेज, तो बच्चा उसमें पहले अपनी सेंसेस से सीखता है। तो पहला ऑप्शन जो है वो पहले जन्म में पहले वो सांवेदिक इससे सीखता है। उसके बाद मूर्त, मूर्त क्या होता है, जो चीजें उसके सामने दिखाई देती है वो उससे सीख सकता है। अमूर्त क्या होता है, जो चीजें नहीं देख सकता उसके बारे में भी वो सोच सकता है। तो ये इसका एकदम करेक्ट जो है वो क्रम जो है वो एकदम करेक्ट है। पहले वो सेंसेस से सीखेगा, उसके बाद मूर्त होता है, उसके बाद अमूर्त होता है। आपने प्याजे का भी सिद्धांत पढ़ा होगा, तो पहले सेंसरी आता है ना, फिर प्री ऑप्शनल कॉन्क्रीट आता है, फिर क्या आता है एब्स्ट्रैक्ट आता है, मतलब अमूर्त आता है आपका, ठीक है, ये आता है। तो ये इसका क्रम फर्स्ट वाला ही इसका आंसर होगा। सेकंड में कहा जा रहा है पहले अमूर्त, तो पहले अमूर्त चीजों के बारे में कैसे वो सोचेगा, अभी तो बच्चा छोटा है जन्म में, तो ये आपका नहीं होगा। थर्ड में कहा जा रहा है मूर्त, पहले मूर्त आ जाएगा उसके बाद सांवेदिक आएगा, ये भी गलत हो जाएगा। पहले आपका सांवेदिक आएगा, तो पहले फर्स्ट ऑप्शन में यही दिया हुआ है, इसीलिए फर्स्ट आपका गलत होगा, बाकी सारे ऑप्शन आपके हो जाएंगे गलत। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, देखिए प्रगतिशील कक्षा के बारे में पूछा गया है। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए, ये आपको बताना है। समझाने में थोड़ा टाइम लग जाता है ना, ये क्लास जो है सीडीपी की हम आपको 15 मिनट में समाप्त करके दिखा दें सॉल्व करके, केवल टिक कर लगाना हो तो, जिनको केवल टिक लगाना उनके लिए क्लास बनाते हैं हम, केवल टिक लगाना होगा, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ो बस आंसर करो। अगर आपको समझना है, जो इंटरनली मोटिवेटेड होंगे वो क्लास को देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, उनके लिए इम्पैक्ट काफी फर्क पड़ेगा, एग्जाम देके आएंगे सीडीपी में बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए आपको बताना है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब कोई भी 2 व्यक्ति सेम नहीं हो सकता। आपका इंटरेस्ट किसी दूसरे चीज में, हमको कोई और पसंद होगा, आपको कोई और पसंद होगा, है ना। कोई चीजें आपको खाने में कोई और चीज पसंद होगी, हमें खाने में कोई और चीज पसंद होगी, हमें कपड़ा किसी और कलर का पसंद आता होगा, तो कोई भी 2 व्यक्ति सेम नहीं होता है। यही बात कही जा रही है कि प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता जो है वो उसको किस प्रकार से देखा जाना चाहिए, यह क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, तो ये बाधा डालना नहीं होता, बाधा नहीं होता। हम अगर हर बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, वही आपकी आईईपी होती है, ठीक है। हर बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए ना। यहाँ कहा जा रहा है कि अधिगम की प्रक्रिया में वो बाधा डालेगा, तो बाधा डालना काम नहीं होता, रुकावट नहीं पैदा करेगा, इसलिए आपका फर्स्ट आपका गलत हो जाएगा। सेकंड में कहा जा रहा है अध्यापक के पक्ष पर असफलता, तो असफलता नहीं है, ये सफलता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। थर्ड में कहा जा रहा है योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड। अब देखिए योग्यता आधारित हमें समूह तो बनाना ही नहीं है कि एक बच्चा तेज है उसकी योग्यता के अकॉर्डिंग दूसरा समूह बनाएंगे, जो बच्चा धीमा है उसकी योग्यता के अकॉर्डिंग दूसरा समूह बनाएंगे, तो ये हमें तो करना ही नहीं होता। फोर्थ में कहा जा रहा है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण होगा, बिल्कुल, मतलब यहाँ पे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो उसकी अधिगम शिक्षण प्रक्रिया होगी उसकी योजना बनाने में बहुत महत्वपूर्ण होगा, मतलब हर बच्चे की हम नीड को जान पाएंगे, है ना। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जैसे जिस बच्चे की नीड होगी वैसे ही हम अपना शिक्षण अधिगम वैसे ही हम आपको पढ़ाएंगे। अगर आप हमें कमेंट करके बताएंगे हमें ये चीज़ें समझ में नहीं आती, मैम ये नहीं आता, मैम ये नहीं आता, हम यहाँ अटकते हैं, मैम हमको ये क्लासेस चाहिए, हमको प्याजे नहीं आता, हमको वाइगोत्स्की नहीं आया, मैम मैराथन चाहिए, जब तक आप कमेंट बॉक्स करेंगे तभी तो टीचर समझ पाएगा, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ा पाएगा ना, यही होता है। तो ये अधिगम प्रक्रिया में ये
सहायता, ये महत्वपूर्ण होगा, ना कि ये बाधा डालेगा, सफलता, ये सारी बातें आपकी गलत होंगी। आंसर इसका होगा फोर्थ। देखिए हमने चीजें खुद से आपको कनेक्ट करके बताया, तो ये चीजें आपको बेहतर समझ में आई होंगी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, समावेशी कक्षा से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आपने जितने भी सेट सॉल्व किए होंगे, हमने लगभग 7-8 सेट सीडीपी के सॉल्व कर लिए हुए हैं और लैंग्वेज के भी हमने सॉल्व कर लिए हुए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आपको ये अंदाजा लगा होगा समावेशी कक्षा से सीडीपी में क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं। हर बार पूछे गए हैं, कोई सेट आपको नहीं मिला होगा जिसमें समावेशी कक्षा से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िएगा, आंसर भी करिएगा। एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर देना चाहिए, ये आपको बताना है। समावेशी कक्षा जिसमें हमें हर बच्चे को देख के चलना होता है, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग पढ़ाना होता है। कोई भी जिसको दिखाई नहीं देता, जिसको सुनाई नहीं देता, कोई बच्चा तेज है, कोई बच्चा धीमा है ना, तो हर बच्चे को लेके चलना होता है। वही आपकी समावेशी, मतलब हर बच्चे को इंक्लूड करना है, समावेश करना है हर टाइप के बच्चों को। तो पहला इसका ऑप्शन है प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्य, मतलब केवल परफॉर्मेंस, केवल दिखावे को, ये तो बात आपकी गलत हो जाएगी। और सेकंड में कहा जा रहा है अभिवेदी समरूपी निर्देशों। देखिए यहाँ पे देखिए थोड़ी सी एकदम, अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो सेकंड ही आंसर कर दिया होगा, लेकिन सेकंड आपका है गलत। क्यों गलत है? अगर यहाँ पे देखिए अन नहीं लगा होता, विभेदी निर्देश अगर हो जाता तो ये करेक्ट आंसर हो जाता। विभेदी निर्देशन क्या होता है, मतलब डिफरेंशिएटेड, यहाँ पे लगा हुआ है अन, तो ये अन लगा के ये ऑप्शन गलत कर दिया है। तो यहाँ पे अन नहीं लगा होता तब आप इसका आंसर कर सकते हो। डिफरेंशिएटेड मतलब क्या होता है, हर बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसको ध्यान में रखना होगा। लेकिन अनडिफरेंशिएटेड मतलब सभी बच्चों को केवल समरूपी एक तरह से निर्देश देना, तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी। थर्ड में कहा जा रहा है सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के लिए अलगाव वर्ड भी, यहाँ पे देखिए टैग वर्ड बना सकते हो आप, इसको कुछ भी बना सकते हो। हम टैग वर्ड को ज्यादा महत्व नहीं देते, क्वेश्चन को पढ़ना समझना ज्यादा महत्व देते हैं। ये बातें बस क्या ही बताएं, समझना बहुत अच्छा है, टैग वर्ड से आप आंसर नहीं कर सकते हो, ठीक है। समझ अगर आपकी अच्छी है तो वो टैग वर्ड उसी में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, अलगाव नहीं करना हमको, ठीक है। समावेशी शिक्षा हमने अभी आपको चिल्ला के बताया, समावेशी शिक्षा इसमें हर टाइप के बच्चों को इंक्लूड करना है, ना कि यहाँ पे अलगाव करना है, तो ये तो आपका हो जाएगा गलत। फोर्थ में कहा जा रहा है हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना, यही इसका आंसर हो जाएगा कि हर बच्चे के सामर्थ्य मतलब हर बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग, जैसे जिसकी है ना, जैसे जिसको जरूरत होगी उसी के अकॉर्डिंग उसके लिए अवसर प्रदान करेंगे। तो यही आपका समावेशी शिक्षा है, फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, इसमें देखिए क्वेश्चन पूछा गया है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है, क्या आपको बताना है। मतलब जो दिव्यांगजन, अच्छा जो दिव्यांगता है उसको हमें किस प्रकार से हमें बच्चों को कहना चाहिए, ये बातें आपको इसमें बतानी है। एकदम आसान तरीका है ये। देखिए मंदित छात्र, ये चीजें हम नहीं कह सकते किसी बालक को कि अब मंदित हो, ये भी नहीं कह सकते आप विकलांग हो, ये वर्ड अच्छा नहीं है। विकलांग है, मंदित हो, या छात्र जिसका अशक्त शरीर है। सबसे बेस्ट ऑप्शन है थर्ड, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इस शब्दावली का प्रयोग करना ज्यादा उपयुक्त होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, 15 क्वेश्चन हो गए आपके, 15 ही और बचे हुए हैं। अगर आप बेहतर जल्दी समझेंगे तो हम थोड़ा जल्दी बताएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। देखिए नहीं वर्ड पे देखिए एग्जामिनर भी इस पे देखिए कितना तगड़ा अंडरलाइन किया हुआ है ना। तो अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, आपको बताना है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है क्या नहीं करना चाहिए, आपको बताना, ये नहीं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसमें आपको दिखाना है कि निगेटिव वर्ड कौन सा है, निगेटिव कौन सा ऑप्शन है, वही इसका आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन में है दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करना, तो ये तो अच्छी बात है। जिसको दिखाई नहीं देता उसको श्रव्य सामग्री दे देंगे और जिसको सुनाई नहीं देता उसको दृश्य सामग्री, है ना, ये तो बेहतर होगा। तो ये तो आपका ठीक है, ये इसका आंसर नहीं होगा, ये तो पॉजिटिव बात है। जो निगेटिव होगी वही इसका आंसर होगा, ठीक है। सेकंड में कहा जा रहा है संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागम का प्रयोग, ये बात भी अच्छी है ना। कंस्ट्रक्ट वर्ड जो है ये बहुत ही पॉजिटिव वर्ड होता है, ठीक है, इसे आप टैग वर्ड मान सकते हो, कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है। थर्ड में कहा जा रहा है व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, ये भी आपकी पॉजिटिव बात है, जिसे हम अभी ने आपको बताया था IEP, ठीक है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लानिंग,
मतलब हर बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग, इंडिविजुअल, हर बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग अपनी शिक्षा योजना बनाना। तो ये बात भी ठीक है। फोर्थ में कहा जा रहा है शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। देखिए एक ही वर्ड है, अगर यहाँ पे सरल लगाया होता तो ये ऑप्शन भी ठीक हो सकता था, लेकिन जटिल जो है वो जटिल नहीं होता, फ्लेक्सिबल कहा जाता है जिसे, रिजिड नहीं, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो यही आपका नहीं करना चाहिए अध्यापक को, ठीक है। तो ये नहीं करना चाहिए, यही गलत है, गलत वाला ही सही होगा क्योंकि पूछा ही आपसे गलत था। तो फोर्थ इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, सृजनात्मक देखिए लिखा हुआ है गलत। देखिए एग्जामिनर से भी गलती हो जाती है तो टीचर हम ही हैं, हमसे भी लिखने में कहीं भी अगर कुछ भी भूल हुई हो, अगर आपको ज़्यादा आता हो तो माफ़ कीजिएगा, ठीक है। वैसे हम कोशिश करते हैं कि एकदम करेक्ट आपको आंसर दिया जाता है, एकदम जो भी ऑफिशियली होता है वही बताया जाता है, साथ में आपको समझाते भी हैं। ये तो नहीं है कि क्वेश्चन पढ़े बस आपको आंसर करवा दें। देखिए यहाँ सृजनात्मकता होनी चाहिए, वो छोटी मोटी गलती होती रहती है। सृजनात्मकता जो कि इंग्लिश में देखिए सही लिखा हुआ है, तो इसीलिए कहा भी जाता है अगर एग्जाम देने जाओ आपसे हिंदी में कोई भी गलत दिया हुआ है तो आप इंग्लिश वाला ही करेक्ट मानेंगे। ये बातें हमने आपको कई बार बताई हुई है, एक अलग से हमने वीडियो भी बना के आपको बताया हुआ था, ठीक है। प्लेलिस्ट आप जरूर से आउट करिएगा, हमने हर साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, प्लेलिस्ट हमने बनाया हुआ है, ठीक है। आप कर सकते हो, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जरूरी नहीं है आपने 1000 मॉक टेस्ट दिया हुआ है, लेकिन ये जरूरी है अगर आपने 10 पेपर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर किया हुआ है तो ये ज़्यादा ज़रूरी है बजाय कि आप 50 मॉक टेस्ट दिए हो, ठीक है। हम ये गारंटी ले सकते हैं अगर आपने 10 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर एकदम बेहतरीन तरीके से किया हुआ है तो आपका नंबर अच्छा आ सकता है। 90 नहीं तो 80 पास आउट तो आप हो ही सकते हो, 90 भी आ सकता है अगर आपने बेहतरीन तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सेट किया, उसको साथ में समझा हुआ है। ये नहीं कि 10 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर किया हुआ बस ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये देखना नहीं होता, अच्छे से समझना होता है। और आप एक स्टूडेंट को ले लीजिए तो 50 मॉक टेस्ट लगाया हुआ है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर नहीं लगाया हुआ है, लेकिन केवल 10 मॉक टेस्ट लगाया हुआ है, उसकी गारंटी आप एकदम नहीं ले सकते, हम भी नहीं ले सकते कि वो पास आउट भी हो सकता है, ठीक है। तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर खासकर सीटेट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको कोई भी टीचर होगा वो भी बताया होगा, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, इसीलिए हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 हम कर रहे थे, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है, ये आपको बताना है। मतलब क्रिएटिविटी का प्रमुख लक्षण क्या है, ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है बोधगम्यता कम। देखिए जो सृजनात्मक होता है वो लो कॉम्प्रिहेंशन, उसकी समझ कम नहीं होती, उसकी समझ जो है वो हाई होती है ना, वो अपसारी चिंतन का होता है। एक आपने पढ़ा होगा डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट, हमने भी पढ़ाया होगा, अगर आप इंटरनली मोटिवेटेड होंगे सीटेट के लिए तो आपने पढ़ा होगा। देखिए एक होता है आपका अपसारी और एक होता है अभिसारी चिंतन, ठीक है। ये आपका देखिए हम आपको समझाते हैं एक बार अगर आपने नहीं भी समझा होगा। देखिए ये है आपका अपसारी चिंतन और ये आपका क्या है, अभिसारी चिंतन, ठीक है। समझ लीजिएगा और आपने नहीं समझा होगा। ये आपका है कन्वर्जेंट, जिसे आप हिंदी में बोलते हो अभिसारी चिंतन, और ये आपका है डाइवर्जेंट, जिसे आप बोलते हो अपसारी चिंतन, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। तो जो क्रिएटिविटी होती है, वो जो क्रिएटिव बच्चा होता है वो हर टाइप में, उसकी सोच जो है वो अलग अलग तरीकों में सोच सकता है, एक का आंसर कई तरीके से दे सकता है। और जो अभिसारी चिंतन होता है उसका आंसर फिक्स्ड होता है, जैसे आपका एमसीक्यू हो गया, जैसे ही आपका सीटेट का एग्जाम हो गया कि इसका एक ही ऑप्शन होगा, इसका एक ही आंसर होगा। 100 इतने बच्चे देख रहे हैं, 20 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं सीटेट का, तो उसका केवल एक ही ऑप्शन होगा जो करेक्ट होगा, ठीक है। वो बातें इसमें कही जा रही हैं। लेकिन जो एक आपका होता है, जैसे कि अगर बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, उसका आंसर अगर 20 लाख लोग दे रहे हैं तो उसका आंसर कई लोग बहुत तरीके से आंसर उसका देंगे, उसके कई आंसर हो सकते हैं। तो यहाँ बच्चा ज़्यादा सोच पाएगा ना अपने दिमाग से कि हाँ अगर बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, है ना। ये सारी चीज़ें बच्चे यहाँ पे बहुत तरीके पर, पेड़ नहीं होगा तो क्या होगा। लेकिन अगर बजाय कि आपसे आंसर करें महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, तो वो अगर आपसे कितने भी बच्चे बैठा देंगे तो उसका आंसर एक ही होगा। हमारी राजधानी, भारत की राजधानी क्या है, उसका फिक्स्ड आंसर होगा। सूरज किधर से निकलता है, सूरज किधर डूबता है, इन सब का आंसर फिक्स्ड होता है। जो जिसका आंसर फिक्स्ड होता है वो होता है आपका कन्वर्ज होता है, मतलब कन्वर्जेंट थिंकिंग होता है, अभिसारी चिंतन होता है। और जिसका आंसर हम कई तरीके से दे सकते हैं वो आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन होता है, ठीक है, अपसारी चिंतन, और ये आपका अभिसारी चिंतन होता है। तो जो क्रिएटिव बच्चा होता है वो उसका आंसर कई तरीके से दे सकता है, किसी भी चीज़ का हो, वो हर कई तरीकों से सोच सकता है, तो वो उसके अंदर क्या होता है, अपसारी चिंतन होता है। तो सेकंड इसका आंसर होगा, बाकी सारे ऑप्शन इसके होंगे गलत। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, इसमें कहा जा रहा है विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने
के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए आपको बताना है। जो अलग अलग पृष्ठभूमि से बच्चे आते हैं सीखने के लिए, लर्नर्स आते हैं, तो उनको विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी नहीं चाहिए, ये बात आपकी गलत हो जाएगी। सेकंड में कहा जा रहा विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, ये बात करेक्ट हो जाएगी। थर्ड में कहा जा रहा है सभी के लिए मानकीकृत वर्ड जो है ये आप टैग वर्ड मान सकते हो, ये बात आपका स्टैंडर्डाइज्ड मतलब सभी को एक तरीके से, ये बात आपकी गलत हो जाएगी। थर्ड में फोर्थ में कहा जा रहा है ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे, मतलब नकारात्मक, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। सेकंड इसलिए करेक्ट हो जाएगा क्योंकि सेकंड में क्या कहा जा रहा है, देखिए विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, मतलब जो अलग, जैसे कोई भी सफल हुआ है किसी क्षेत्र से, मतलब जैसे आपको सीटेट क्वालिफाई करना है ना, तो हम आपको ये एग्जांपल दे सकते हैं कि मेहनत करिए, मेहनत करेंगे तो जरूर सफल होंगे, है ना। अंधेरा है तो सवेरा भी तो जरूर होता है, डेली सवेरा होता है, उजाला जरूर होगा, मेहनत करिए सफल होंगे आप। तो विज्ञानों से उसे उदाहरण लेने चाहिए, ठीक है, इसको संबोधित करना चाहिए अध्यापक को, तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी सेकंड। बाकी सारे ऑप्शन आपके हो जाएंगे गलत। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार से सुसाध्य किया जा सकता है, आपको ये बताना है। फैसिलिटेटेड बाई प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, ठीक है। समस्या समाधान देखेंगे हम किस ऑप्शन में बच्चा कर पाएगा, ठीक है, वो ऑप्शन ढूंढेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देना, केवल अभ्यास पर जोर देना, ये बात गलत होती है, हमने बहुत बार बताया हुआ है। सेकंड में कहा जा रहा है समस्याओं के हल करने हेतु तो अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देना, मतलब अटल अभी अपने फर्स्ट ऑप्शन किया था वहां भी अटल वर्ड आया था, अटल मतलब क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया, तो केवल फिक्स्ड पर बच्चा यहाँ समस्या समाधान करता नहीं बन पाएगा। थर्ड में कहा जा रहा है समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, अच्छा इनकरेज यूज ऑफ एनालॉजी, अच्छा विविधता। और फोर्थ में कहा जा रहा है विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करने से वो समस्या समाधान नहीं कर पाएगा, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, ये बात आपकी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। इनकरेज द यूज ऑफ एनालॉजीज, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, थोड़ा जल्दी करेंगे, अभी आपके 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं ना, 11 क्वेश्चन, टोटल 30 क्वेश्चन होते हैं ना सीडीपी के, ये तो आपको पता ही होगा, 30 नंबर भी आपको मिलेंगे सीडीपी में। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है, ये आपको बताना है। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है, ये आपको बताना। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों को दंड देकर, तो बच्चे को दंड देना ही नहीं है, खुद को दंड दे लो, है ना, तो ये गलत बात हो जाएगी। सेकंड में कहा जा रहा है प्रवृत्ता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, ये बात आपकी करेक्ट हो जाएगी। जो मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स होते हैं, मतलब जैसे आप सीडीपी पढ़ रहे हो तो किसी चीज में, कोई भी चीज हो उसमें आप मास्टर बन जाओ, तो इस पे फोकस करके, ये बात तो करेक्ट हो जाएगी। थर्ड में कहा जा रहा है बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, आसानी क्रियाकलाप देते रहेंगे तो बच्चा कैसे और आगे बढ़ेगा ना। तो यंत्रवत याद करने पर जोर देकर, ये बात भी गलत हो जाती है। देखिए जो लोग कहते हैं टैग वर्ड पर फोकस करना, अगर यहीं पे अगर नहीं लिखा होता तो ये टैग वर्ड आपको बनता, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ ही नहीं, कैसे आप टैग वर्ड इसको मानोगे। पॉजिटिव निगेटिव, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है कि पॉजिटिव निगेटिव कैसे टैग वर्ड को हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ है, नहीं लगा हुआ है कि नहीं वर्ड नहीं लगा हुआ है, ये बात होती है। तो यंत्रवत याद करने पर आपको कहीं भी फोकस नहीं करना होता, ये नेगेटिव बात होती है। इसका आंसर होगा सेकंड, ठीक है। किसी भी चीज में आप मास्टर बन जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, शर्मिंदगी क्या होती है, ये आपको बताना है। सेम क्या होता है आपको ये बताना है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िएगा, इसका आंसर करिएगा। फर्स्ट ऑप्शन है जो शर्मिंदगी होती है, ये आपको बताना है क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, क्यों नहीं संबंध भाई। सेकंड में कहा जा रहा है संज्ञान से संबंध तो होता ही है ना शर्मिंदगी का, जैसे शर्मिंदगी मतलब शर्म आना किसी चीज में। सेकंड में देखिए का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, ये बात करेक्ट हो जाए। अगर आप सर मारिए, मतलब जैसे आप पहले क्लासेस में हाई स्कूल में होंगे, इंटर में होंगे, सपोज दैट, ठीक है, हाई स्कूल में आप होते हो, 12th में होते हो, तो एक अंदर से शर्म होती है, अरे हम ये नहीं बता पाएंगे। बॉयज गर्ल्स क्लास में होती है तो ये शर्म आती है ना, अरे हम ये नहीं बता। शर्मिंदगी जो होती है तो ये संज्ञान पर जो है ये संज्ञान पर जो है वो नेगेटिव प्रभाव डालती है, ठीक है, तो ये नेगेटिव प्रभाव डालेगी, बाकी समझ आ रहे हो आप, ठीक है। थर्ड में कहा जा रहा है बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। शर्मिंदगी क्या अच्छी चीज है भाई। फोर्थ में कहा जा रहा है कि भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए, मतलब शर्मिंदगी बारंबार पैदा करनी चाहिए, ये बात गलत हो जाएगी, ठीक है। आंसर होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, इसमें कहा जा रहा है निम्न में से अध्यापन
अधिगम को सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है ये आपको बताना है। अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम मतलब टीचिंग लर्निंग का कौन सा इफेक्टिव मोड है ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना। याद करने पे हमने आपको कई बार बताया हुआ ये आपका नेगेटिव पॉइंट है। सेकंड में कहा जा रहा है संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, इसका करेक्ट आंसर हो जाए। संकल्पना मतलब किसी भी चीज को अगर आपको बताया जा रहा है, जैसे हमने आपको अभी CTP हम बता रहे हैं, तो जो आपका पूर्व ज्ञान होता है उसी से हम रिलेट करते हैं, तब चीजें आप बेहतर समझ में आती है आपको ना। तो जो आपका पूर्व नॉलेज है उसको न्यू नॉलेज में अगर हम ऐड करेंगे तो चीज़ें आपको बेहतर समझ में आएंगी। तो ये संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना यही इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड में कहा जा रहा है बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। भाई बिना विश्लेषण बच्चा जब चीज़ों को तोड़कर ही नहीं समझ पा रहा है तो उसको अवलोकन करना, ये बात गलत हो जाएगी। फोर्थ में कहा जा रहा है अनुकरण, नकल और दोहराना। तो नकल और दोहराना ये भी आपका गलत हो जाएगा। आंसर इसका होगा सेकंड। क्वेश्चन को पढ़कर भी आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सी बातें पॉजिटिव हैं, कौन सी बातें निगेटिव हैं, कौन सा आंसर हो सकता है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, एकदम बेसिक सी बात है। कौन से ऑप्शन में देखिए बच्चों को हित में रखा गया, कहाँ बच्चा सक्रिय है ना। हमको बच्चे के कहीं भी बच्चों को हमें किसी भी ऑप्शन में ये नहीं देखना है कि बच्चों को दंड देना है, बच्चों को मारना है, बच्चों को कंपटीशन कराना है, ये सारी चीज़ें निगेटिव होती हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। एक अध्यापक को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों के विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि आपको ये बताना है। देखिए अध्यापक जो है छात्र को कोई भी क्रियाकलाप दी हुई है, कोई भी कार्य दिया हुआ है, उसमें जो त्रुटि कर रहा है बच्चा, विश्लेषण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए त्रुटि? बच्चे का त्रुटि जो है वो टीचर के लिए वो महत्वपूर्ण होता है। अगर हम ये जानेंगे नहीं बच्चा गलती कहाँ कर रहा है तो उसके आगे हम कैसे पढ़ाएंगे। अगर हम ये जानेंगे नहीं, अगर आप कमेंट हमें करोगे ही नहीं, हम जानेंगे नहीं आपको कहाँ समझ में आ रहा है, तो हम कैसे आपको आगे बताएंगे, कैसे आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन है इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। मतलब अगर आप बता दोगे तो हम आपके घर आएंगे दंड देने, ये कोई बात है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। सेकंड में कहा जा रहा है त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, यही बात करेक्ट हो जाएगी। अगर हम बच्चे की गलती को जानेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग अपनी टीचिंग जो लर्निंग प्रोसेस है वो अर्थपूर्ण होगी ना, उसी के अकॉर्डिंग उसको पढ़ाएंगे। त्रुटि जो है वो अध्यापक के लिए अर्थपूर्ण होती है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। थर्ड में कहा जा रहा है इसके आधार पर वह ज्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है, तो अलग करना तो बिल्कुल गलत है। फोर्थ में कहा जा रहा है अधिगम केवल त्रुटियों पर शोधन पर निर्भर होता है, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, बच्चों को सीखने में कठिनाई कब होती है ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, अच्छा तब कठिनाई हो सकती है, बिल्कुल करेक्ट बात है। सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए तो यही इसका आंसर हो ही सकता है। फर्स्ट पढ़ेंगे बाकी सारे ऑप्शन को। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, सूचना मतलब एक कोई भी बात आप बता रहे हो, एक दूसरी बात बता रहे हो, इस दोनों का जो है वो कनेक्ट कहीं हो ही नहीं रहा है, ये कोई बात और ये कोई बात और, तो कहाँ बच्चा समझ पाएगा, इसको सीखने में कठिनाई तो होगी ही। तो ये बात सही हो जाएगी कि बच्चा यहाँ कठिनाई करेगा सीखने में। सेकंड में कहा जा रहा है वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, तो यहाँ सीखने में कठिनाई कैसे होगी, आप इंटरनली मोटिवेटेड हो, आप पूरी क्लास देख रहे हो, समझ रहे हो, तो कठिनाई कैसी होगी आपको, है ना। तो ये बात करेक्ट हो जाएगी, करेक्ट है, लेकिन आपसे गलत वाला ही पूछा था। ठीक है, तो ये तो आपका होगा नहीं। सेकंड में कहा जा रहा है अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, तो ये भी बात समाज के अधिगम बच्चा समाज में भी सीखता है, तो कठिनाई कैसे होगी अधिगम संदर्भ में, ये भी सही है। फोर्थ में कहा जा रहा है विषय वस्तु को बहु रूपों में प्रस्तुत करना चाहिए, तो ये भी बात करेक्ट हो जाएगी। मल्टीपल वेज में प्रस्तुत करना चाहिए, तो ये भी पॉजिटिव बात है। यहाँ जो है बच्चा इसको सीखने में कठिनाई होगी फर्स्ट वाले ऑप्शन में, तो यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है ये आपको बताना है। अच्छा, लर्निंग की जो है बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग इज, आपको बताना है अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। फर्स्ट ऑप्शन है उच्च उत्तेजना उच्च भय। देखिए अगर आपके अंदर उच्च भय होगा तब आप कैसे अधिगम लर्निंग कैसे बेहतर आपकी अच्छी होगी, और उच्च उत्तेजना, अगर ज्यादा उत्तेजना मतलब अराउजल, ज्यादा उत्तेजना भी अगर आपके अंदर आ जाती तो भी आपको ये समझ नहीं आ सकता है ना, कहीं भी आप भूल सकते हो क्या बता रहे थे, छूट सकता है पॉइंट आपसे। और ये तो फिलहाल सही है, लेकिन जो उच्च भय दिया होगा, अगर आपके अंदर उच्च डर होगा तो कैसे आप सीख पाओगे, ये बात गलत हो जाएगी। सर्वोत्तम अवस्था ये नहीं है। निम्नतम उत्तेजना उच्च भय। अब देखिए अगर उत्तेजना अराउजल ही आपके अंदर नहीं होगा तब आप कैसे, उच्च भय यहाँ भी दिया हुआ है तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, थर्ड में कहा जा रहा है संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं, यही इसका आंसर होगा। ठीक है,
मतलब उत्तेजना, अराउजल जो है वो आपकी वो संतुलित है और कोई डर भी नहीं है, तब आपकी ये अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था होगी। आंसर इसका थर्ड होगा। फोर्थ में कहा जा रहा है कोई उत्तेजना ही नहीं है, मतलब कोई अराउजल ही नहीं है और कोई भय ही नहीं है, कोई डर भी नहीं है। तो कोई भय नहीं, ये बात तो ठीक है, लेकिन कोई उत्तेजना ही नहीं है तो कैसे आप सीखो? आपके अंदर ये उत्तेजना है ही नहीं कि आपको सीटेट पास आउट करना है, हमें जल्दी से पास आउट करना है, कोई नौकरी लेनी है, कहीं फॉर्म आएगा हम फॉर्म फिल कर पाएंगे, सीटेट अगर क्वालिफाई करे रहेंगे, एनवीएस केवीएस जो भी आ रहा है फॉर्म फिल कर पाएंगे, है ना। तो आपके अंदर अराउजल होनी चाहिए, ये बात होगी। तो इसका आंसर होगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 25। बस 6 क्वेश्चन आपके और बचे हुए हैं। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, बहुत मेहनत लगती है क्लास को बताने में, समझाने में, है ना। इसका रिजल्ट आप लाइक करके हमें बता सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है। अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में, अच्छा आंसर करें। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे की क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे की कोई भूमिका ही नहीं होती। भाई ये तो गलत बात है ना। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सेकंड देखिएगा, बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर होते हैं। बच्चे वयस्कों पर निर्भर पूर्ण रूप से होते हैं, ये बात भी गलत हो जाएगी। थर्ड में कहा जा रहा है बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। बच्चे जहां सक्रिय होंगे वही आंसर होगा, ये बातें हम आपको कई बार बताते हैं, ठीक है। फोर्थ में कहा जा रहा है बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तक पर निर्भर होते हैं, तो ये भी बात गलत हो जाएगी। पाठ्य पुस्तक पर बच्चे केवल निर्भर नहीं होते, जहां तक कि प्याजे भी आपके करते हैं कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, ठीक है। तो वो पाठ्य पुस्तक पर कैसे निर्भर होंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है, ये आपको बताना है। अधिगम के लिए कौन सी धारणा सबसे उपयुक्त है आपको बताना है। योग्यता सुधार्य है। अधिगम के लिए उपयुक्त धारणा कौन सी है आपको बताना है। देखिए योग्यता सुधार्य मतलब एबिलिटी टू इम्प्रूव। देखिए एबिलिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है, आपकी योग्यता को सुधारा जा सकता है, ये बात तो ठीक है, ठीक लग रही है, ठीक है। फिर भी हम देखेंगे दूसरा ऑप्शन, दूसरा देखेंगे। कहा जा रहा है योग्यता अटल है। योग्यता आपकी फिक्स्ड है, ये बात गलत हो जाएगी। देखिए योग्यता अटल है, जैसे आप 5 साल पहले थे वैसे आप आज भी नहीं हो, वो फिक्स नहीं है, चेंज हो रहे हैं ना। तो योग्यता सुधार रहे है कि जैसे आप 5 साल पहले थे वैसे आप आज नहीं हो, जैसे 2 साल पहले थे वैसे आज नहीं। योग्यता में आपको कुछ भी सुधार तो आया है ना, तो ये सुधार है। फर्स्ट इसका आंसर होगा, ना कि सेकंड होगा। थर्ड में कहा जा रहा है प्रयासों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मतलब आज यहाँ एकदम उल्टी बात कही जा रही है कि प्रयासों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। भाई आप प्रयास करोगे तभी तो आप सीटेट पास आउट कर पाओगे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर बार बार सॉल्व करोगे तभी तो आप पास आउट हो पाओगे। यहाँ कहा जा रहा है ये प्रयास ही ना करो। फोर्थ में कहा जा रहा है असफलता अनियंत्रित है। ये देखो भाई, इससे बुरी बात और क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, निम्न में से कौन सी परिपाटी अच्छा विद्यार्थियों में संकलनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। तो इसका आंसर एकदम आप देख के ही कर सकते हो। देखना है कहाँ बच्चे के हित में, कहाँ बच्चा समस्या समाधान कर पाएगा, थिंक कर पाएगा, बच्चे के हित में होगा, जहाँ बच्चा लर्निंग वाइल डूइंग कर पाएगा, है ना। फर्स्ट में कहा जा रहा है प्रतिस्पर्धा, तो कंपटीशन जहाँ देखा ये गलत होगा। अगर क्वेश्चन में नहीं लगा हुआ है तो ये आपका तो निगेटिव होता है, ये आपका गलत ही हो जाएगा। सेकंड में कहा जा रहा है कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, मतलब केवल पाठ्य पुस्तक टेक्स्ट बुक जो है वो आपको सेंटर में रखना है, ये बात भी गलत हो जाएगी। बार बार परीक्षा ही देते रहो, ये भी गलत हो जाएगा। फोर्थ में कहा जा रहा है अन्वेषण और संवाद, मतलब इंक्वायरी और डायलॉग, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बच्चा यहाँ पे खोजेगा तो यहाँ जो है ये इसकी समझ जो है वो उसकी बेहतर होगी, बढ़ोतरी होगी उसकी समझ में, ठीक है। तो इसका आंसर होगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 28, 2 क्वेश्चन आपके और बचे हुए हैं। टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, समझाने में बहुत टाइम लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या कहलाता है, आपको बताना है। देखिए आपने लेव वाइगोत्स्की से 3 क्वेश्चन पूछा गया आपसे, अभी आपने जस्ट सेट किया है जनवरी 2021 का, सिलेबस कोई चेंज नहीं है, तो बहुत जरूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करें। और ये जनवरी का ऑफिशियल पेपर है, आपको ये चीजें पता चल गई है इस तरह कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने आपको कई बार बताया, प्याजे पढ़िए, वाइगोत्स्की पढ़िए, कोहलबर्ग पढ़िए, और किसी को आपको पढ़ना नहीं है, आपका काम बन जाएगा। 6, 7, 8 नंबर आपके पूछे जाएंगे इसी टॉपिक से। 3 क्वेश्चन तो आपके वाइगोत्स्की से हो गए। तो देखिए एक कार्य के दौरान साइना जो है वो बात कर रही है, कोई भी कार्य कर रही है साइना, कोई भी टास्क कर रही है साइना, और वो स्वयं से बात कर रही है, खुद से बात कर रही है, तो वह कार्य किस प्रकार प्रगति कर सकती है। तो जो वाइगोत्स्की कहते हैं जब बच्चा खुद से बातें करता है तो वो क्या करता है, वो सेल्फ रेगुलेशन, खुद को एक दिशा निर्देश देता है ना।
तो वही बताना है आपको कि व्यक्तिगत जो वाक होता है, जो प्राइवेट स्पीच होती है, मतलब खुद से बात करना, प्राइवेट खुद से बात करना, तो ये किस साइन को दर्शाता है ये आपको बताना है। संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, तो इसके बारे में वाइगोत्स्की बात ही नहीं करते। स्वनियमन, यही इसका आंसर होगा। सेल्फ रेगुलेशन, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, वो खुद को दिशा एक निर्देश देती है। ठीक है, आत्म केंद्रिता, इगोसेंट्रिज्म, ये आपके प्याजे कहते हैं, ना कि वाइगोत्स्की कहते हैं, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक विकार, ये भी आपका गलत हो जाएगा। आंसर इसका होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। देखिए, मूल्यांकन पद्धति का क्या लक्ष्य होना चाहिए आपको बताना है। मूल्यांकन किस लिए किया जाना चाहिए आपको ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों को नामांकित करना, तो नामांकित तो आपको करना ही नहीं है, लेबल नहीं करना आपको। ठीक है, तो फर्स्ट आपका होगा गलत। सेकंड में कहा जा रहा है योग्यता आधारित समूह में विद्यार्थियों को विभाजित करना, तो हमने कई बार बताया है कि योग्यता के अकॉर्डिंग कोई बच्चा तेज है, धीम है, कोई बच्चा है ना, कोई 80% है, 90 नंबर वाला है, 30 नंबर वाला, 40 नंबर वाला, 50 नंबर वाला है, तो इसको समूह में हमें लेवल नहीं करना है। ठीक है, लेवल नहीं करना है। थर्ड में कहा जा रहा है विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, ये बात करेक्ट हो जाएगी कि बच्चों की ज़रूरत और आवश्यकता है ना, हम जानेंगे कि बच्चे की नीड क्या है, बच्चे को आवश्यकता क्या है, उसी के अकॉर्डिंग मूल्यांकन उसी लिए किया जाता है ना। हम जानेंगे कि बच्चे को क्या नीड है, उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ाएंगे, उसको समझाएंगे, तो ये बातें आपकी करेक्ट हो जाएगी। मूल्यांकन इसीलिए होता है। फोर्थ में कहा जा रहा है पुरस्कार वितरण है तो उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, तो यहाँ भी वही किया जा रहा है, जो बच्चा उच्च अंक लाएगा उसे पुरस्कार वितरण किया जाएगा, तो ये बात मूल्यांकन के लिए गलत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन है सीडीपी का, पढ़िएगा और इसका आंसर करिएगा। विकास से 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है, आंसर करें जल्दी से फटाक से। 1 घंटा एवं हो गया क्या, अभी 1 घंटा होने वाला। अच्छा, 1 घंटे में हम क्लास खत्म कर लेंगे, कोशिश है पूरी, जल्दी करिएगा, बस एक ही क्वेश्चन है तो क्या ही अब टाइम लगेगा। अब देखिए आनुवंशिक विकास जो है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार, देखिए जो विकास होता है इंडिविजुअल, हमने आपको बताया कि हर टाइम बच्चा जो है जन्म से, जब आप जन्म लेते हो जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती, तो जन्म से मृत्यु तक आपका विकास डेली कुछ ना कुछ होता रहता है। और विकास जरूरी नहीं सबका सेम तरीके से हो, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, हर बच्चे का विकास अलग अलग तरीके से होता है। हमने बताया कोई बच्चा अमीर है, कोई गरीब है ना, कोई अमेरिका का है, कोई इंडिया का है, कोई दिल्ली का है, कोई कहीं का किसी गांव का है, तो हर टाइप के बच्चे होते हैं, हर किसी का विकास अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये जो है किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है, ये केवल आनुवंशिकता पर ही हम नहीं कर सकते कि केवल जैसे बच्चा कोई गाँव में अपने माँ बाप से मतलब जन्म लिया है ना गाँव में, लेकिन हो सकता है इन्वायरमेंट उसको अच्छा मिल जाए, वो अमेरिका चल जाए, उसका अच्छा इन्वायरमेंट हो जाए, है ना, तो वो और बेहतर कर सकता है ना। तो केवल आनुवंशिकता के अकॉर्डिंग ही नहीं बता सकते कि बच्चे का विकास कैसे होगा, तो ये बात गलत हो जाएगी। केवल पर्यावरण, ये भी हम उसको केवल अच्छा वातावरण देते, मतलब कोई बच्चा है जो उसके माँ बाप जो है उसको आता नहीं एकदम से, है ना, और उसको केवल अच्छा इन्वायरमेंट देते, जरूरी नहीं वो अच्छा कर पाएगा। तो केवल आनुवंशिकता या केवल वातावरण से उसका जो है विकास अच्छा नहीं हो सकता। आनुवंशिकता और वातावरण दोनों पर, फोर्थ ऑप्शन में कहा जा रहा है आनुवंशिकता एवं वातावरण की पारस्परिकता, मतलब अंतःक्रिया के द्वारा बच्चे का विकास होता है। और थर्ड में कहा जा रहा है ना आनुवंशिकता ना पर्यावरण, मतलब क्या भूत है क्या, वो वहीं से वो भूत बन के सीख लेगा, मतलब जो विकास होता है वो आनुवंशिकता और पर्यावरण के पारस्परिक अंतःक्रिया के कारण ही होता है। हमने विकास वाले चैप्टर में आपको बताया हुआ है कि डी इज इक्वल टू क्या होता है, डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट होता है ना। विकास जो होता है वो उसकी हेरिडिटी मतलब आनुवंशिकता और इन्वायरमेंट वातावरण की परस्पर अन्योन्य क्रिया से होता है। ठीक है, डेवलपमेंट इक्वल टू यही होता है। कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया, हमने कई सारे सेट किए, कई बार ये क्वेश्चन आपको, ये फॉर्मूला भी हमने आपको बताया। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फोर्थ। उम्मीद है आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। टाइम देखिए 30 के बजाय 60 मिनट लग जाता है, इसी वजह से, समझाने की वजह से। अगर हमको केवल आंसर करना होता कि क्वेश्चन पढ़े नहीं, बस इसका आंसर होगा, जैसे कि फर्स्ट ही ऑप्शन, कोई भी क्वेश्चन हो गया, अगर हमको केवल ऑप्शन ही बताना होगा कि ये ऑप्शन करेक्ट होगा, तब कितना ही टाइम लगेगा, हम क्वेश्चन पढ़े नहीं, अभी आपको देखिए 1 मिनट भी नहीं लगेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझ सकते हो आप कि अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। देखे नहीं ऑप्शन, हमको तो पता ही है फर्स्ट होगा नहीं, सेकंड इसका आंसर होगा, बाकी सारे गलत होंगे। फिर नेक्स्ट पढ़े, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़े। तो ऐसे अगर हमको बताना होगा 30 के बजाय 15 मिनट में क्लास आपकी करा सकते हैं, लेकिन जो समझाने में आपके टाइम लग जाता है ना, बच्चों को समझ में आना चाहिए, यही मेन मुद्दा है। आपको समझ में आ गया कि तो मेरा काम हो गया, है ना, इसीलिए तो हम पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आ जाए। इतना अच्छा हम ये कह नहीं सकते कि आपको कोचिंग में भी मिल सकता है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर
लेके इतनी बेहतरीन तरीके से समझाया जाए, है ना। कोई कोई बच्चा होता है बिना कोचिंग के आप सीटेट क्वालिफाई कर सकते हो। कैसे? केवल आपको सिलेबस देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है, बस। हमारे साथ जुड़ सकते हो अगर आप सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हो। हमने साइंस भी पढ़ा हुआ है, सीडीपी हम देखे, और हमने ईवीएस पूरी तरीके से कंप्लीट खत्म किया हुआ है। हम बस हर सब्जेक्ट की मैराथन लेने वाले हैं, मैथ की भी लेंगे, ठीक है। मैथ, लैंग्वेज और सारे चैप्टर की जो सारे मतलब चैप्टर को इंक्लूड रहेगा एक मैराथन में, सारे चैप्टर इंक्लूड। मैराथन का मतलब ही क्या होता है कि बस एक ही वीडियो से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो हम मैराथन लेने वाले हैं जस्ट सारे सब्जेक्ट की। तो मैराथन जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का वो नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। ये 2021 का पेपर था, पेपर फर्स्ट था, ठीक है। पेपर वन और 2 का कोई भी चेंजेस है नहीं, आपको पता होगा। 90 नंबर का जो वो होता है वो सेम होता है पेपर 1 और पेपर 2 का, ठीक है। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप जुड़ सकते हो। देखिए, कोई भी नोटिफिकेशन होता है टीचिंग से लेकर या नॉन टीचिंग से लेकर, कोई भी गवर्नमेंट जॉब को लेकर कोई भी नोटिफिकेशन होता है तो आपको टेलीग्राम ऐप या एक्स ऐप पे बताया जाता है। तो जो भी देखिए जो न्यूज़ होती है, कई कई देखिए चैनल्स होते हैं, कोई भी न्यूज़ आई नहीं है अखबार पे, बस डेली का वीडियो बनाना होता है, तो ये काम हमारा नहीं है, ठीक है। तो जो भी खबर होती है वो आपको टेलीग्राम में एक्स ऐप पे बताया जा सकता है। जुड़ सकते हो, आपके हित में है, जुड़ सकते हो। तो इससे क्या होगा, कोई भी चीज़ होती है तो वो आपको टाइम पर मिलती रहेगी, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डेली वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं होता, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है तभी हम खबरों पर वीडियो बनाते हैं। बाकी अगर कोई भी वैकेंसी होगी तो आपको ज़रूर चैनल के माध्यम से हमारे द्वारा बताया जाता है, ठीक है, खासकर टीचिंग में, ठीक है।